नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों अभी रिसेंटली काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं उनका रिजल्ट जो है जीडीएस का आ चुका है। काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों देखिए, जब रिजल्ट आपका लग जाता है तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं और मैं आपके कमेंट बॉक्स में देख भी रहा हूँ, जो पहले मैंने वीडियोज़ अपलोड कर रखी है वहाँ पर इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बच्चे समझ ही नहीं पा रहे कि हमने क्या करना है। सो आज की वीडियो मैं कंप्लीट उनके लिए डेडिकेटेड बना रहा हूँ। दोस्तों देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिए स्टार्टिंग टू एंड, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चैनल की, ठीक है। तो कंप्लीट स्टार्टिंग टू एंड मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या करना पड़ता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, क्या क्या वर्क रहेगा आपका और क्या क्या चीज़ें होती है और सही है या नहीं, फिर टेम्प्रेरी है या फिर परमानेंट जॉब है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे हैं कमेंट में, उनका सारा रिप्लाई मैं आज की वीडियो में दूंगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है। आप क्या करते हो, देखते हो यार लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है, और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए ताकि जो है आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों देखिए, सब्सक्राइब इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए, हम आगे क्या करने वाले हैं। अभी आप जीडीएस तो बन जाओगे, कभी जो भी बच्चे जीडीएस बनेंगे सो उनके लिए आगे जाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए प्रमोशन काफ़ी ज़रूरी होता है और प्रमोशन के लिए देनी होती है एक एग्ज़ाम, और उसमें भी कंपटीशन अभी अच्छा खासा होता है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंटल है इसलिए कम कंपटीशन रहेगा, क्योंकि सभी उस रेस में होते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जीडीएस एक जॉब है बट उसमें सैलरी काफ़ी कम है, इसलिए जो बच्चे जो है जाना चाहते हैं हायर पोस्ट की तरफ, तो उसका जो सिलेबस तो पढ़ना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो जो सिलेबस है उसके सारे वीडियोज़ जो हम अभी आगे की आने वाली सीरीज़ में डालने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनको जरूर बताइएगा। तो चलिए हम हमारा जो है क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों देखिए, बीच बीच में हम क्वेश्चन भी लेंगे और जो है क्या प्रोसेस होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है, देखिए जब भी कई सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन होगा क्या नहीं। मैंने इतने सारे मैसेज देख रहा हूँ अपने कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे इतने % है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। अब दोस्तों देखिए, मैं तो ये कंफर्म नहीं बता सकता। एक्चुअली होता क्या है, देखिए सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है मैं बता रहा हूँ। देखिए, कोई एक जगह XYZ, वहाँ के लिए 100 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो ठीक है, 100 लोग नहीं लेते, 10 लोगों ने अप्लाई किया एग्जाम्पल के लिए। उसमें होता क्या है, देखिए दोस्तों, मान के चलिए आपके 97% है और आपके आगे वाले 97.5% है, ठीक है। तो उसी जगह के लिए उसने अप्लाई कर रखा है। अब तो होगा क्या, जो मेरिट लगेगी उसमें क्या होगा, जो 97.5% वाला रहेगा उसे प्रीफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली जो रिक्रूटमेंट होती है वो कम्प्लीटली होती है 10th के बेसिस पे। तो जो 97.5% वाला उसका नंबर वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आपका वहाँ पे नहीं लगेगा, इवन आपके 97% है, ठीक है। अब किसी वजह से वो छोड़ता है तो फिर आपका नंबर लगेगा, ठीक है। सेकंड जो वेटिंग लिस्ट लगेगी उसमें आपको अब देखिए दोस्तों, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर वेटिंग लिस्ट अलग से लगती है क्या। तो कोई वेटिंग लिस्ट अलग से नहीं लगती है, आपको कोई छोड़ता है तो फिर आपको मैसेज आ जाता है, ठीक है। आप जो नंबर रजिस्टर करते हैं, जो ईमेल आईडी देते हैं, तो ईमेल पे तो नहीं आता है, लेकिन जो फ़ोन नंबर होता है उस पर जो है आपका मैसेज आता है। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि सर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक नंबर रजिस्टर कर रखा है और वो हमारा खो गया है, कहीं घूम गया है और हमारे पास नहीं है अभी, तो फिर हमें तो मैसेज नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैसेज के अलावा भी आपको एक इंटीमेशन लेटर आता है, तो उस इंटीमेशन लेटर में जो है आपको सारी कुछ चीज़ें बता दी जाती है, ठीक है। कुछ दिन बाद इंटीमेशन लेटर तो आएगा, ये मैसेज आने के बाद तो जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा तो एड्रेस भी हमने गलत डाल रखा है जहाँ पे हम अभी नहीं रहते। तो उस केस में फिर तो दोस्तों आपका मोबाइल नंबर अच्छा रहना जरूरी है, क्योंकि यदि मोबाइल पर मैसेज आता है तो आप जाके वहाँ पे बता सकते हैं ऑफिस में, जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी में जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे जाके बता सकते हैं कि सर मेरा एड्रेस जो है चेंज हो गया है, तो मुझे इस एड्रेस पे भेजना। तो फिर वैसे वो अरेंजमेंट करवा देते हैं, ठीक है। एड्रेस वगैरह सब पूछते हो और फिर वहाँ पे वो भेजते हैं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन से रिलेटेड है। तो सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पे होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए जैसे रिजल्ट लगने वाला था उसके 2 से 3 दिन पहले आपको एक मैसेज आएगा, वहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि आपको जो है सिलेक्शन हो गया। वो मैसेज मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था। ओके, इस बार भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इस मैसेज में आपको दिखा देता हूँ किस तरह का मैसेज रहता है। यहाँ से आपको सही से पता नहीं दिखेगा या नहीं, लेकिन फिर भी एक दिखा देता हूँ। ओके, देखिए एपी पोस्ट की तरफ से इस तरह से एक मैसेज आएगा। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, ठीक है। अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा मैं इस मैसेज को, ठीक है, वेबसाइट पे, ठीक है। ओके, तो इस तरह का मैसेज आता है। यहाँ पे लिखा होता है डोप कांग्रेचुलेट्स यूर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा फॉर बीइंग प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जीडीएस बीपीएम डाक सेवक्स ऑफ, आपके गांव का नाम रहेगा XYZ, और यहाँ पे लिखा रहेगा अवेट फॉर्मल लेटर फ्रॉम, जो भी आपकी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी उसका नाम लिखा रहेगा, ठीक है। इस तरह का मैसेज आता है। ऑलराइट, अब मैसेज आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, अब दोस्तों के अब जो स्टूडेंट है उसके दिमाग में अब सवाल आ जाते हैं, सर मैसेज तो आ गया, अब हमें आगे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है,
जो आपका जो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहता है, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो आपको लेटर भेजेगा। लेटर किस तरह का रहेगा, देखिए इस तरह से लेटर रहेगा, इस तरह से एक लेटर आएगा आपको। ये जो है प्रोविजनल लेटर होता है, इसके अंदर एक छोटा सा सिंगल लेटर होता है, आपको दिखा देता हूँ मैं। इस तरह से एक लेटर रहेगा। इस लेटर की मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। देखिए इस तरह से एक लेटर रहेगा आपको, इस तरह से लेटर आपको एक भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आपका ऑफिस का नाम वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा, वो कहाँ पे जाना है और आपका सिलेक्शन, जो मैसेज में चीज़ें आती है वही लिखा रहता है। इसमें एक्स्ट्रा क्या लिखा रहता है, ये डेट लिखी रहती है और किस डेट को आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और कितने बजे जाना है वो लिखा रहता है। इसके पहले भी आप जा सकते हैं यदि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले जो सर होते हैं, जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होते हैं, फिर जो भी आपकी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी होती है, वो यदि अवेलेबल है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इससे जल्दी भी हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वीडियो मैं एक सेपरेट बनाऊंगा, उसके लिए वेट कीजिएगा। ओके, अब लेटर आ गया, अब वहाँ पे डेट भी दी रहती है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या लेके जाना है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो आपने अपलोड किए थे, जैसे कि 10th की मार्कशीट, उसके अलावा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो भी आपको है, और यदि आप कैटेगरी में है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट। ये 3 चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेगी और ये जो 3 चीज़ें आपकी ओरिजिनल में वहाँ पर जमा होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सब कुछ सही रहा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आपने फॉर्म भरा था, नोटिफिकेशन जब आया था, तो वहाँ पर आपने मार्क्स सही से भरने हैं। जब जो आपके 10th के मार्क्स वगैरह रहता है वो सब कुछ सही रहा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोविजनल बेसिस पे होता है आपका सिलेक्शन, और आप गलत इंफॉर्मेशन डालेंगे तो फिर वो तो रिजेक्ट ही करेंगे ना। ठीक है, तो ये फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपके 3-4 डॉक्यूमेंट जो है सबमिट कर लिए जाएंगे। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड कैरी कर लेना है और कुछ जेरॉक्स भी लेके चले जाना है। ठीक है, इसके अलावा वैलिडिटी वगैरह भी लेके चले जाना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट यदि मांगते हैं, क्या है क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो प्रोसीजर होती है, इसलिए जो है मैक्सिमम तो सेम होती है, कुछ कुछ चीज़ें जो है आगे पीछे हो सकती है, इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके चले जाने हैं। ठीक है, अब यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो आपको जो है एक जो है आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर लिए जाते हैं ओरिजिनल वाले, और वो आपको वापस मिलते हैं 3 या 4 महीने बाद। आपको एक एप्लीकेशन करना होता है और एप्लीकेशन करने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट वापस मिल जाते हैं। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, देखिए पुलिस वेरिफिकेशन वो करते हैं डिपार्टमेंट वाले, तो वो आ जाता है तब आपके डॉक्यूमेंट आपको वापस मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। उसके अलावा देखिए फिर आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो डाली है अभी, आप यदि ग्रामीण डाक सेवक की एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है मेरे चैनल पे, वो देखते हैं तो उसमें आपको वीडियो मिलेगी जो मैंने लाइव ली थी। उसमें मैंने आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म का एक बंच दिखाया था। तो उस तरह का बंच जो आप जिसने नहीं देखी वो देख लीजिएगा, सारी वीडियोस अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, जीडीएस में जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएगा, जीडीएस वहाँ पे मिलेगा, ग्रामीण डाक सेवक, वहाँ पे सारी वीडियोस है। तो वो जो अटेस्टेशन फॉर्म को बनवाना पड़ेगा। तो कैसे बनाना पड़ेगा, देखिए वहाँ पे 2-4 डॉक्यूमेंट रहते हैं। उसमें कैसा देख, सबसे पहले तो रहता है आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। वहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, देन आपके साइंस लगेंगे, कई जगह आपके थंब लिए जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद तो वहाँ पे 2-3 तरह के सर्टिफिकेट रहते हैं। सबसे पहले तो आपको देखिए 2-4 सर्टिफिकेट कौन से बनाने पड़ेंगे वो बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक जो आप जहाँ रहते हैं वार्ड मेंबर का एक आपको रहवासी दाखला बनाना पड़ेगा। उसके अलावा आपका सरपंच या फिर यदि अध्यक्ष है तो अध्यक्ष का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। पुलिस पाटिल है तो उसका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और एक आपका जो है वार्ड मेंबर है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ऐसे 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आपको जो है एक प्रिंट आउट निकाल के, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसा बनाना मैं आपको एक दे दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, उसको डाउनलोड करना है तो आप मेरी वेबसाइट पे, मैं इसके नीचे एक लिंक डालूंगा अपनी वेबसाइट की, एक पोस्ट लिखूंगा ग्रामीण डाक सेवक पे, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड भी कर दूंगा और वहाँ पे जो है डाउनलोड का लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो वो सारे जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के जो आपको जो है डाउनलोड करके वहाँ पे साइन ले लेनी है। ठीक है, अब आपके 4 डॉक्यूमेंट बन गए, रहवासी दाखला बन गया और पुलिस पाटिल, सरपंच एंड वार्ड मेंबर का जो है आपका यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन गया। अब इसमें से 1-2 कम भी रहे वो चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए आपको फिर जाना पड़ेगा तहसील कार्यालय में। वहाँ पे जो है आपको जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, तहसीलदार होता है, उसकी साइन लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो कहाँ पे लेनी पड़ेगी, वो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, 2 जगह पे लेनी पड़ेगी, 2 अलग अलग ऑफिसर्स की, और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रहेगा, उसमें आपको कोई प्रिंसिपल या फिर जो भी गैजेटेड ऑफिसर है उसके आप वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, एक प्रिंसिपल की ले लीजिएगा, कोई भी आपकी पहचान का होगा उसकी, एंड एक ले लीजिएगा जो सब डिविजनल, अच्छा एसडीओ की भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो वो आप ले लीजिएगा। तहसीलदार या फिर नायब तहसीलदार रहेगा, उसकी भी आप चलेगी वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आपको रूरल हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो है आपको एक साइन लेनी पड़ेगी, एक
मेडिकल सर्टिफिकेट पे, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई उसमें इशू नहीं है। तो वो एक प्रोफार्मा रहता है, उसी पे आपको साइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अलग से कोई डॉक्यूमेंट आपको बनाना नहीं पड़ेगा, वो प्रोफार्मा देंगे, वहीं पे सारे साइंस लेने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको आधार कार्ड की जेरॉक्स, पैन कार्ड की जेरॉक्स, आपके कास्ट वैलिडिटी की जेरॉक्स, कास्ट सर्टिफिकेट की जेरॉक्स, ऐसा एक पूरा टोटल 2 या 3 सेट में वो बंच बनाएंगे, बनाने को बोलेंगे। एक इनकम सर्टिफिकेट भी आपको करंट ईयर का बनाना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टी का एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वो आपको बताएंगे उसका नाम। तो उसका ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं पोस्ट लिखने वाला हूँ, उसमें मैं दे दूंगा, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कुछ दिन बाद, अभी तो नहीं मिलेगी, लेकिन 2-3 दिन बाद मैं उसे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ चेकआउट जरूर कीजिएगा 2 या 3 दिन बाद, ठीक है। ये हो गया। फिर आपको ये सारा जो बंच बनाने के बाद, अच्छा और एक चीज़ आपको वहाँ पे बोलेंगे, एक्चुअली होता क्या है, जीडीएस में एक 1 लाख का बॉन्ड बनाना पड़ता है। यदि आप 1 लाख का बॉन्ड नहीं बनाते हैं, क्योंकि हर एक तो कैपेबल नहीं होता है ना, तो वो बॉन्ड जो होता है वो अपने खुद के नाम का होता है। तो एनपीएस वहाँ पे बनाना पड़ता है, नेशनल पे जो नॉट एनपीएस, जो एक बॉन्ड होता है, यानी कि एक एफडी की तरह आपको बनाना होता है। तो वो एफडी की तरह जो है वो बॉन्ड 1 लाख का आप बना सकते हैं। और उसका ऑप्शन में एक सोसाइटी होती है पोस्ट की, तो उनको एक मनी ऑर्डर करना पड़ता है, कुछ 2700-28 रुपये का। तो वो क्या करते हैं, फिर एक हम ही दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर आपको 1 लाख का बॉन्ड जो है नहीं बनाना पड़ता। तो ये प्रोसेस जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। मैं महाराष्ट्र स्टेट की बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको एक चेकबुक लगेगी। चेकबुक में आप मंगवा लीजिए यदि आपके पास चेकबुक नहीं है तो, क्योंकि ब्लैंक चेक वहाँ पे देना होता है। ब्लैंक चेक में क्रॉस चेक, ठीक है, ब्लैंक क्रॉस चेक देना होता है वहाँ पे। और आपको एक पोस्ट का अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, तो वो बताएंगे। वो जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वो बता देंगे आपको कहाँ का अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। तो ये 2 अकाउंट इसकी जेरॉक्स आपको रेडी रखनी है, ठीक है। उसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट बताया वो सारे आप जब सबमिट करेंगे 3 बंच में, उसके बाद क्या होगा, जो एएसपी होते हैं या फिर जो भी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहती है, वो आपके जो डॉक्यूमेंट पे साइन करेगी, ठीक है, कंप्लीटली साइन करेगी। और फिर आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मीन्स उससे पहले भी आपको एक ट्रेनिंग करवा दी जाएगी 15 दिन की, ठीक है। 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाएगा। जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, आपको 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और उसके बाद आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है। जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तब ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा और आपको ज्वाइन हो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें उससे पहले भी अभी काफ़ी सारे जो सवाल थे वो मैं अभी लेने वाला हूँ, क्या क्या सवाल लोगों ने पूछे मुझे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है, ठीक है, जब से आपको मैसेज आता है तब से सिलेक्शन तक। अब चलिए बच्चों के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस ले रखा हूँ अपने पास, तो 1 सेकंड मुझे दीजिए सिर्फ। ओके तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विलेज में रहने का अलाउंस मिलता है क्या। दोस्तों देखिए, विलेज में रहने का कोई अलाउंस यहाँ पे नहीं मिलता है। जितनी आपकी पेमेंट होती है उसी में सब कुछ मैनेज करना होता है। पेमेंट क्या होती है, कई बार लोग मुझे पूछते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे 10,000 ABPM की बेसिक है और BPM की 12,000 है। उसमें डियरनेस अलाउंस मीन्स जो इन्फ्लेशन का जो रेट गवर्नमेंट जो तय करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए 10,000 रुपीज़ आपकी बेसिक सैलरी है और अभी जो है 20% DA मिल रहा है या फिर 25% DA मिल रहा है, तो 10,000 का 25% आप जोड़ लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए, ठीक है। 1 से 2,000 मिलेंगे आपको, 2,000 पकड़ लीजिए, तो ऐसे टोटल मिला के 12,000 आपको मिलेंगे, ठीक है। अब कई सारे स्टूडेंट मुझे ये भी पूछते हैं कि सर 2-3 साल जॉब करने के बाद हमारी सैलरी 30,000 या 35,000 हो जाएगी क्या। तो बिल्कुल नहीं है, ये वहाँ तक तो जाती भी नहीं है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा और तभी जाके आपकी सैलरी बढ़ेगी, और वो भी आपको प्रमोशन लेना पड़ेगा MTS या फिर पोस्टल असिस्टेंट में, तभी जाके आपकी सैलरी बढ़ेगी, अदरवाइज़ इसमें आप रह जाओगे, ठीक है। तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोर्स डालने वाला हूँ, यदि आप BPM बनते हैं या फिर ABPM बनते हैं तो फिर 3 साल में आप तैयारी कीजिए अपनी और बन जाइए MTS। उसके बाद एक सवाल यहाँ पे पूछा गया कि यदि हम BPM और ABPM दोनों का काम करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा मिलता है क्या। डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा मिलता है, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस आपको दे दिया जाता है। तो दोनों का काम आपको करना होता है, BPM का और ABPM का भी। उसके बाद देखिए, क्या हमारी जगह पोस्ट ऑफिस शिफ्ट कर सकते हैं, BPM को अथॉरिटी है क्या, ठीक है। तो BPM को कोई अथॉरिटी नहीं है, पोस्ट ऑफिस आप शिफ्ट नहीं कर सकते, आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, वो भी उसी के जो जितने सब ऑफिस होते हैं उसमें जितने ब्रांच ऑफिस आते हैं उसी में आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि BPM के ऊपर पोस्ट ऑफिस की जवाबदारी होती है क्या।
तो डेफिनेटली बीपीएम के ऊपर सारे जो पोस्ट ऑफिस है उसकी जिम्मेदारी होती है। पहले नोटिफिकेशन में लिख दिया जाता है, कुछ चोरी होती है, कुछ सामान चोरी होता है, तो सारी जिम्मेदारी बीपीएम की होती है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की, क्योंकि ब्रांच पोस्ट मास्टर ही उस पोस्ट ऑफिस का हेड होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आपको एबीपीएम को भी हैंडल करना है और खुद की भी जो वर्क होता है वो भी करना है। ठीक है, काम क्या करना पड़ता है, 15 दिन ट्रेनिंग वाला वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको आप देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल में, वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, ओके, बीपीएम को अंदाजन कितना काम करना पड़ता है, तो 5 आवर्स आपको काम करना पड़ेगा। और काम क्या रहेगा वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है वो वीडियो में, तो अभी बार बार हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए, रोज़ सब ऑफिस जाना पड़ेगा क्या, तो देखिए दोस्तों, सब ऑफिस जाने का काम वैसे तो एबीपीएम का होता है, बट यदि आप बीपीएम और एबीपीएम का दोनों का काम कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा। और वो कितने भी दूर रहे, फिर वो सारा खर्चा आपको खुद को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो अलग से पैसा नहीं देगी गवर्नमेंट आपको इसका। उसके बाद देखिए, अटेंडेंस कैसे होती है, तो जो बीपीएम होता है वो उसका जो एक डिवाइस वो प्रोवाइड करते हैं, यदि आप उसे लॉगिन कर लेते हो सुबह, तो आपको जो है आपकी जो अटेंडेंस वहाँ पे काउंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे जीडीएस को टारगेट होता है क्या, तो डेफिनेटली जो आपके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, या फिर वो जो आपके अपर अथॉरिटी होते हैं, वो क्या करती है, आपको टारगेट देती है कि आपको इतना जो ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। एक्चुअली ट्रांजैक्शन का क्या रोल है वो भी बता देता हूँ। देखिए, जो पोस्ट ऑफिस है अभी एक तरह का बैंक की तरह काम करता है। ठीक है, तो उसमें एपीएस ड्राइव होती है। एपीएस मीन्स क्या होता है, आधार एनेबल पेमेंट सर्विसेज। तो जिनके अलग बैंक में अकाउंट है वो क्या करते हैं, उनके आपको ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा एसबीआई में अकाउंट है, तो मैं आपके पास आऊँगा और 10,000 निकालूंगा, तो यहाँ पे लिमिट मेरी हो गई 10,000। तो ऐसे आपको 50,000 1 लाख तक जो है ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं उस दिन। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे टारगेट्स आपको दिए जाते हैं, तो वो आप करते हो, तो यहाँ पे जो है आपका नाम काफ़ी अच्छा हो जाता है, और आपको प्रमोशन के जो मीन्स आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, उतने नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़ सकती है आपकी, यदि जो एएसपी चाहे तो वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उन पे डिपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बीपीएम ऑफिस का टाइमिंग डिसाइड कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो डिसाइड कर सकते हैं, आपके ऊपर होता है। लेकिन दोस्तों देखिए, कई सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर हमारी कॉलेज है तो हम 4 बजे पोस्ट ऑफिस खोल सकते हैं क्या, ये क्या बात हुई यार, 4 बजे आप कैसे खोल सकोगे, पोस्ट ऑफिस है, आपको सुबह खोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस गए और आए, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आए और कभी भी जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 8 बजे खोल सकते हैं, 8 से 12 आप काम कर सकते हैं, या फिर 9 बजे खोल सकते हैं, 9 से 1 बजे तक कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं, दोपहर के बाद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अच्छा, एक मैम ने सवाल पूछा था कि मैंने एक वीडियो में बोला था कि एबीपीएम को डाक बांटने जाना होता है और बीपीएम को वहीं पे काम करना पड़ता है। तो उन्होंने पूछा था कि आपने एक वीडियो में तो बोला था कि डाक बांटने बीपीएम को नहीं जाना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, बीपीएम कब जाना पड़ता है डाक बांटने, बीपीएम और एबीपीएम का काम दोनों जो है बीपीएम करता है, तभी जो है आपको मीन्स दोनों का अच्छा डाक बांटने जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी, आपको डाक बांटने जाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों का काम यदि आप करते हो तो आपको डाक बांटने का काम जाना पड़ेगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है, टेम्प्रेरी है या परमानेंट है ये जॉब। दोस्तों देखिए, वैसे तो परमानेंट ही जॉब है, लेकिन आप इसे टेम्प्रेरी भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक तो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट जॉब है। ठीक है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट में ये डिपार्टमेंट में नहीं आता, इसमें जो भी सिविल सर्विसेज को जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो आपको यहाँ पे नहीं मिली, कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो जनरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। तो एक तरह का आप मान सकते हैं एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब है। ठीक है, बट आपको कोई निकाल नहीं सकता, यदि आप गलती करते हो तो फिर आपको निकाला जा सकता है, या फिर कई और जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि डॉक्यूमेंट जमा करना होता है क्या। डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है ओरिजिनल कुछ महीनों के लिए। जब आपको पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको डॉक्यूमेंट वापस दे दिए जाएंगे। आपको एक बाकायदा एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि मैंने डॉक्यूमेंट जमा किए थे तो मुझे वापस चाहिए, इस तरह से। तो ये सारे यहाँ पे सवाल पूछे गए थे, तो आई थिंक आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और दोस्तों देखिए, और भी काफ़ी सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे कि जैसे कि मेरे पास कोई और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट के रिलेटेड मैं बता दूं आपको, देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा होता है, यदि आपके 12th में या फिर किसी डिग्री में आपका कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है तो फिर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। यदि आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और डाउट्स हमारे क्लियर हो गए। एंड इसके अलावा भी कोई डाउट्स है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मुझे पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और जितने लोगों ने वीडियो देखा है उतने वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप क्या करते हैं, लाइक करते नहीं। मैं जब भी इसका ये देखता हूँ एनालिटिक्स, तो उसमें मुझे
जो वीडियो तो देख लेते हैं बच्चे लेकिन लाइक वगैरह नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए एंड हैव अ नाइस डे।